Hello students, I am Himakshi, welcomes you all at Makkad College. Today we will study an interesting subject, that is business environment. We will study what is business environment, its introduction and types of business environment. तो आइए इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। कोई भी बिजनेस अलोन काम नहीं कर सकता, वो उसको सरवाइव करने के लिए कई सारे लोगों के साथ डील करना है, कईयों से रॉ मटेरियल लेना है, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज़ को टाइम टू टाइम एनालाइज करना है और अपने गवर्नमेंट और रेगुलेटिंग एजेंसीज़ के रूल्स को रेगुलरली फॉलो करना है ताकि वो लीगली और एथिकली अपने बिजनेस को चला सकें। द सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एंड फोर्सेस, इन सारे फैक्टर्स और फोर्सेस को ही क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में, जिस एक्सटर्नल फैक्टर में एक बिजनेस को सरवाइव करना है, उन सभी फैक्टर्स और फोर्सेस को कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आइए समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स अलोन। कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में अलोन काम नहीं कर सकता। इट एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट प्लेसेस, मीन्स उसको कई सारी जगह पे काम करना है, कई चीज़ों के साथ डील करना है, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के साथ डील करना है, कई नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, और कई सारे लिविंग पर्सन्स लाइक उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के साथ डील करना है। तो ये सारे फैक्टर्स और फोर्सेस को क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद अब हम स्टडी करते हैं द जनरल वर्ड दैट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपने अपनी लोअर क्लासेस में वर्ड सुना होगा, लेकिन अब इस वर्ड का रेलेवेंस हम देखते हैं बिजनेस में। तो एनवायरनमेंट का मतलब देखिए, इट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड, आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड जो फोर्सेस हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब बाहर जो हो रहा है वो एक बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन वो सारे फैक्टर्स और फोर्सेस मेरी फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं। द एक्सटर्नल फोर्सेस विच हैव अ बेयरिंग ऑन द फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मीन्स रेगुलर डे टू डे फंक्शनिंग को वो सारे फैक्टर्स और फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं ऑफ द एंटरप्राइज। इट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। एक बिजनेस एंटरप्राइज के सराउंडिंग्स के जो सर्कमस्टांसेस हैं जो कि मेरी एक्टिविटीज़ को, डे टू डे एक्टिविटीज़ को और मेरे काम को, यानी कि मेरे ऑपरेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं और मेरी इफ़ेक्टिवनेस इन द सोसाइटी, इन द माइंड्स ऑफ माय कस्टमर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को कहते हैं एनवायरनमेंट। इसके साथ हमने वर्ड स्टडी करना है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मीन्स द आर्ट ऑफ purchasing and selling products and services for the purpose of earning profit. Purchasing means किसी से चीज़ खरीदना और इसके रिटर्न में उसको जब हम पैसे देते हैं उसको कहते हैं purchasing. Selling, selling का मतलब होता है when we sell a product and get money of goods and services. Goods means
विच कैन बी सीन मीन्स की टैंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और सर्विसेज विच आर इंटैंजिबल लाइक बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के बिना नहीं चल सकता। ये सारी प्रोडक्शन, परचेजिंग, सेलिंग इज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट, इस दोनों वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी बिजनेस को जो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो सारे आ जाएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसका मीनिंग देखते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाता है इकोनॉमिक लॉस, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ये हो गए इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर्स हैं वो है सोशो कल्चरल फैक्टर्स। मीन्स जहाँ पे एक बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है वहाँ के सोशो कल्चरल फैक्टर्स कैसे हैं, यानी लोगों की थिंकिंग कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है, फैमिली साइज कितना है, ऑक्यूपेशन कैसा है, ये सारे फैक्टर्स उसको देखने पड़ेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली उसके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है दैट इज गवर्नमेंट फैक्टर्स। गवर्नमेंट के कौन से लॉज फ्रेम हो रहे हैं, गवर्नमेंट में कितने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट रूल्स क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है उस एरिया में, ये सारे फैक्टर्स एक एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने से पहले देखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो फैक्टर्स उसको देखने हैं दैट आर लीगल फैक्टर्स। मीन्स की लॉज, कहीं वो ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा जो कि लीगली बैंड है। सपोज ए पर्सन मैन्युफैक्चरिंग अ सिगरेट बट द नेक्स्ट डे द सिगरेट इज बैंड, तो वो लीगली अनएथिकल काम कर रहा है और लॉ उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो मतलब लीगल फैक्टर्स को भी उसको स्टडी करना है अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले, ताकि वो लीगली कोई अनएथिकल वर्क ना परफॉर्म करे, नहीं तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। उसके बाद है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स का मतलब होता है मेल और फीमेल इन अ सोसाइटी, एज कंपोजिशन कैसी है, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वहाँ पे यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी एज कंपोजिशन कैसी है, मीन्स यंगस्टर्स हैं, एज पर्सन्स हैं और चिल्ड्रन है। तो ये सारे फैक्टर्स भी एक एंटरप्रेन्योर को स्टडी करने पड़ेंगे ताकि वो वैसा ही प्रोडक्ट बनाए जिसकी डिमांड उस एरिया में ज़्यादा है। उसके अलावा जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफी यू ऑल नो मीन्स, जोग्राफी मीन्स कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, हिली रीजन्स हैं या कैसा है। लाइक वुलन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है हिली रीजन्स में ज़्यादा होगी, अगर वो हॉट रीजन्स में वुलन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेगा तो उसके प्रोडक्ट की सेल वहाँ पे बहुत ही कम होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होते हैं, मींस दे आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर एंड इफेक्ट्स द बिजनेस डिसीजंस ऑफ ए फर्म और कंपनी। ये बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होते हैं लेकिन ये अफेक्ट करते हैं बिजनेस डिसीजंस ऑफ ए फर्म और ए कंपनी, लेकिन ये मेरे वर्किंग को, मेरे ऑपरेशंस को, मेरी एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं पेरी एंड एंडरसन की डेफिनेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम ऑफ दोज इनपुट्स, सम मीन्स टोटल, ये टोटल है ऑफ दोज इनपुट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एक बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल में है। मीन्स दे माइट बी माई कॉम्पिटिटर्स, माई बिजनेस एसोसिएट्स, माई एम्प्लॉयज, मीन्स विच आर आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरेस्ट ग्रुप्स, इसमें हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स भी आ सकते हैं, मीन्स कि
जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, मेरे इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, रेगुलेटिंग बॉडीज़, इनको कहीं ना कहीं मेरे बिज़नेस में इंटरेस्ट है, इनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा मेरे बिज़नेस की वर्किंग से, मेरे बिज़नेस की एक्टिविटीज़ से, और आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ सेवरल ग्रुप्स। ये सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं हो सकता, दे माइट बी more than one factor, 2 to 3 or many more factors such as economy, means पूरी इकोनॉमी ही मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगी। इकोनॉमी में सारा कुछ ही इंक्लूड हो जाता है, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, डीलर्स एक्सेट्रा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हो गया वो सारे फैक्टर्स जो कि एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग को और उसके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना इतना ज़रूरी है? नंबर 1 पॉइंट इज हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग इट्स ब्रॉड स्ट्रैटेजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। अगर मैंने अपना इन्वायरमेंट स्टडी किया है तो हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हैं। मीन्स आफ्टर 1 ईयर कि मैं कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूं कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ अबाउट माय स्टाफ, अबाउट माय फ्यूचर प्लान्स, वो सारी पॉलिसीज़ मैं तभी फ्रेम कर पाऊंगी अगर मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कम टू नो अबाउट एंड एनालाइज इट्स कंपीटिटर स्ट्रैटेजीज। आपने देखा होगा कि कोलगेट और पेप्सोडेंट में हमेशा ही कंपटीशन चलता है। जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री अनाउंस करती है तो साथ ही दूसरी कंपनी भी कुछ ना कुछ फ्री अपने प्रोडक्ट के साथ ऑफर करती है टू इट्स कस्टमर्स। तो ये उनको किस तरह से पता चला? मीन्स कोलगेट ने पेप्सोडेंट की स्ट्रैटेजीज को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया। मीन्स उसके बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूसली वो मॉनिटर कर रहा है और देख रहा है कि वो कितना डिस्काउंट, कौन से फ्री प्रोडक्ट्स, कौन से ऑफर्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है, और वही स्ट्रैटेजीज वो अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहा है, और कई बार उसका प्रॉफिट अपने कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब तभी पॉसिबल है अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से ही अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज कीप एन ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक इन इट्स अप्रोच। तो इन्वायरमेंट है वो हमेशा डायनामिक है। डायनामिक का मतलब चेंजिंग है। इट इज़ नेवर स्टेबल, ये कभी स्टेबल नहीं है। अगर हम डायनामिक इन्वायरमेंट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते जाएंगे तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक अप्रोच की हो पाएगी। मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, चेंज अकॉर्डिंग टू डिमांड। जौन सी चीज़ की डिमांड है, जो कस्टमर की लाइकिंग है, वही प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर पाएगी। उसके बाद है enables an organization to foresee the impact of socio-economic changes at the national and international level। ये सिर्फ छोटे लेवल पे ही काम नहीं आता, it is used by countries at national and international level। अगर इंडिया को दूसरे कंट्री की स्ट्रैटेजीज़ की नॉलेज होगी, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस की नॉलेज होगी, तो ही वो अपने प्रोडक्शन में वो चीज़ें बनाएगा जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन को बीट कर पाएगी। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद है एडजस्ट देमसेल्व्स टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट। इससे एक बिजनेसमैन अपने आप को एडजस्ट कर पाता है अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशंस। वो वैसे ही प्रोडक्ट बनाएगा जिस चीज़ की डिमांड है, जिस चीज़ को लोग लाइक कर रहे हैं, और इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट को देख लेगा कि एनवायरनमेंट कितना उसके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर पा रही है। तो प्रिवेलिंग कंडीशंस के हिसाब से वो अडेप्ट करेगा और अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वो वैसे ही प्रोडक्शन करेगा, वैसे ही इकॉनमी में डीलिंग्स करेगा। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो अब हम एक चार्ट के थ्रू ये स्टडी करेंगे कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स,
The first one is external factors and the second one is internal factors. External का मतलब होता है outside the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो फैक्टर्स जो कि इसको इन्फ्लुएंस करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको हम कहेंगे इंटरनल फैक्टर्स. External factors is of two types. The first one is micro environment and the second one is macro environment. Micro environment का मतलब होता है जो डायरेक्टली एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है द जनरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी एज अ होल. मैक्रो लेवल पे मींस लार्ज लेवल पे और माइक्रो लेवल मींस स्मॉल लेवल पे. ये इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के जो कि एक बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, और मैक्रो एनवायरनमेंट जनरल फैक्टर्स हैं जो ऑन एन इकोनॉमी एज अ होल हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अभी हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे micro environment of the business. It consists of the forces in the company's immediate environment. जहाँ पे एक बिजनेस डील कर रहा है उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं जो कि उसकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. The forces are more closely linked with the business than the macro factors. Macro factors से ज़्यादा जो फैक्टर्स क्लोजली लिंक्ड हैं एक बिजनेस के दैट आर कॉल्ड माइक्रो फैक्टर्स. तो माइक्रो फैक्टर्स इमीडिएट एनवायरनमेंट के हैं जो कि एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. हमारे पास कई सारे माइक्रो फैक्टर्स हैं जो कि हम आगे स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. अ कंपनीज माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. माइक्रो एनवायरनमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कंपनी को, सच एज कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स मीन्स जो हमारे साथ इकोनॉमी में compete कर रहे हैं, लाइक कोलगेट, पेप्सोडेंट, they are competitors. Like मैगी नूडल्स एंड येपी नूडल्स, दे बोथ आर कॉम्पिटिटर्स. तो ये दोनों की स्ट्रैटेजीज, दोनों की पॉलिसीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है. कस्टमर्स मीन्स जिनको हम अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं. कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कस्टमर मेरी प्रोडक्ट को बार बार परचेज करेगा. एंड सप्लायर्स मीन्स जिनसे हम अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं. तो सप्लायर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल चलता रहे. तो कंपनीज माइक्रो एनवायरनमेंट में कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. तो ये डेफिनेशन हमें दी गई थी चार्ल्स हिल एंड गैरेट जोन्स ने. उसके बाद हम स्टडी करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स माइक्रो एनवायरनमेंट में एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. फर्स्ट वन इज सप्लायर्स. सप्लायर्स मीन्स जिनसे हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है. तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आ जाती है सप्लायर की. एक बिजनेसमैन को ये ध्यान रखना है कि उसको एक ही सप्लायर पे डिपेंड नहीं होना. उससे क्या होगा कि वो एक ही सोर्स ऑफ सप्लाई पे डिपेंड होगा, और अगर उस सप्लायर के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं होता तो उसका बिजनेस वहीं पे रुक जाएगा. मीन्स उसका काम कॉन्टिन्यूटी में नहीं चल पाएगा. उसके अलावा सप्लायर से उसको कॉन्टीन्यूस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो कॉन्टीन्यूसली आफ्टर रेगुलर इंटरवल मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा. मींस अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ेगी जिसकी उसको कॉस्ट अलग से पड़ेगी. तो इन्वेंट्री कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड अप हो जाएगी और प्रोडक्ट की कॉस्ट पहली कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाएगी. तो कई सारे सप्लायर्स के साथ कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करना ताकि कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई होती रहे उसके रॉ मटेरियल की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस. उसके बाद जो फैक्टर्स बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं दैट आर कॉल्ड कस्टमर्स. कस्टमर्स कौन होते हैं? जिनको हमने अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल करनी है. कस्टमर इज़ नाउ द किंग इन द मार्केट.
कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसको चीज़ें बनानी है, उसकी लाइकिंग और प्रेफरेंसेस को देख के ही उसको अपनी सर्विस रेंडर करनी है। तो कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, उससे फीडबैक लेना कि उसको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है या नहीं, उसको क्या ड्रॉबैक्स लग रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में, और उन ड्रॉबैक्स को लेकर अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कई सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। इसमें आ जाते हैं हमारे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। जो इंडस्ट्रीज़ हमारे से रॉ मटेरियल परचेज करती हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लाइक फाइनल प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स, तो उन कस्टमर्स को हम नाम देते हैं इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। ये मेनली रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, इक्विपमेंट परचेज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिटेल कस्टमर्स। रिटेल कस्टमर्स क्या होते हैं? जो फाइनल कंज्यूमर्स, लाइक अ पर्सन परचेज ब्रेड बिस्किट फ्रॉम अ कन्फेक्शनरी शॉप, ही और शी विल बी अ रिटेल कस्टमर। जब एक पर्सन फाइनल कंजम्पशन के लिए सिंगल प्रोडक्ट ऐसे परचेज करता है, बल्क में परचेज नहीं करता, सिंगल ट्रांजैक्शंस पे चीज़ों को परचेज करता है, दैट विल बी कॉल्ड रिटेल कस्टमर्स। उसके बाद है होलसेल कस्टमर्स। होलसेल कस्टमर्स कौन होते हैं? जो बल्क में हमारे से चीज़ें परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर सेलिंग। उसके बाद आ जाते हैं हमारे गवर्नमेंट बॉडी कस्टमर्स। अब गवर्नमेंट बॉडीज़ भी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, लाइक रेलवे ऑल्सो नीड्स इक्विपमेंट्स, आयरन एक्सेट्रा, क्योंकि उनको भी अपने गवर्नमेंट बॉडीज़ को रन करना है और कई सारी फर्दर प्रोडक्शन करनी है फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू द पब्लिक। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेन कस्टमर्स। इसमें हमारे पास फॉरेन कस्टमर्स जो कि इंडिया से मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और अपने कंट्री में जाके कई सारे फाइनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन मेंटेन होगा तो हमारा बिजनेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो कर पाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे हम compete कर पाएंगे। तो फॉरेन कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे लेबर। लेबर कौन होती है? जो डेली वेजेस पे, कंट्रैक्ट बेसिस पे कंपनी में काम करती है। लेबर के बिना बिजनेस चल नहीं सकता, लेकिन लेबर के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेबर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं होता तो वो स्ट्राइक्स करेंगे, लॉकआउट्स करेंगे। लेबर ट्रेड यूनियंस फॉर्म करती है एंड दे डिमांड मोर वेजेस, बेटर इन्वायरमेंट कंडीशंस। तो एक मैनेजर को लेबर की डिमांड को देखते हुए उसको प्रॉपर वेजेस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करनी है ताकि लेबर हैप्पीली काम करे और बिजनेस की प्रोडक्टिविटी में अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सके। तो लेबर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है बिजनेस एसोसिएट्स। बिजनेस एसोसिएट्स कौन होते हैं? जो कि हमारे बिजनेस के जैसे ही डीलिंग करते हैं। कई बार ये हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं या कई बार हमें फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस एसोसिएट्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमारा रॉ मटेरियल ऑन द स्पॉट फिनिश हो जाता है, तो हम उस टाइम पे सिर्फ बिजनेस एसोसिएट की ही हेल्प लेके अपने रॉ मटेरियल के डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे। या कई बार फाइनेंस की एक्यूट शॉर्टेज हो जाती है ऑन द स्पॉट, तो उस टाइम पे बिजनेस एसोसिएट्स हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल, टू प्रोवाइड फाइनेंस। तो बिजनेस एसोसिएट्स के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन का काम वो ऑन द स्पॉट रुके ना और हम कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन कर सकें। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज़ को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना, वो कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ फॉर्म कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितने वेजेस पे करना है, ये भी हमें कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा
ताकि हमारी स्ट्रैटेजीज इकोनॉमी की डिमांड के हिसाब से हो और हम कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ ना जाने दें। तो आपने देखा होगा एयरटेल और जियो का कंपटीशन, इसमें वो अपने कस्टमर्स को इम्प्रेसिव ऑफर्स देके इम्प्रेस करते हैं और सारे मार्केट सेगमेंट को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज़ को एनालाइज किया, उनकी पॉलिसीज़ को स्टडी किया और फिर उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करके अपनी कंपनीज और स्ट्रैटेजीज़ में अप्लाई किया और उनकी प्रोडक्ट की सेल जो है इंक्रीज़ हुई। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। फर्दर आप स्टडी करने के लिए हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और लाइक करते रहें। थैंक यू।